जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न पढ़ेंगे व्याख्या के साथ, जो कि पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और जो भी आपका स्कोर आता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है यहाँ पर, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना। तो देखिए भाई, कोहलर महोदय यह सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। विकल्प सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी आप व्याख्या भी देख लीजिए। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। इसकी हम व्याख्या भी देख लेते हैं। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने की जो प्रक्रिया होती है वह क्रमिक रूप से होती है। अर्थात बालक पहले अक्षरों को सीखता है, फिर शब्दों को सीखता है और अंत में क्या है, वाक्यों को सीखता है। अर्थात इनके मध्य साहचर्य का होना अति आवश्यक होता है। ठीक है, देखिए व्याख्या में आपको यही फायदा है कि आपका ये टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर होता जा रहा है। अगला है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो देखिए भाई, समावेशी कक्षा में विशिष्ट छात्र भी शामिल होते हैं और सामान्य छात्र भी शामिल होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र अध्ययन करते हैं। ठीक है, समावेशी विद्यालय ऐसे संसाधन कक्ष का निर्माण करते हैं जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है? तो भैया इसमें क्या होता है, ये एक तरह से गणना दोष होता है जिसे हम डिसकैलकुलिया के नाम से जानते हैं। विकल्प सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप व्याख्या भी देख सकते हैं। गणना दोष गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है। गणना दोष से संबंधित अधिगम अक्षमता को डिसकैलकुलिया कहा जाता है। इस प्रकार की अक्षमता वाले बच्चों में अंकगणितीय संक्रियाओं को चिन्हों को समझने में कठिनाई होती है, दिशा ज्ञान का अभाव या अल्प समझ, नगद अंतरण या भुगतान संबंधी समस्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक होता है? तो भाई समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक होता है संवेदनशीलता। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। देखिए, समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। यह संवेदनशीलता समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक तथा अन्य समकक्षी स्तर पर होना चाहिए, ताकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को समाज के अन्य सदस्यों से अलग ना समझें तथा समाज में अपने आप को समायोजित कर सकें। ठीक है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? बताएं आप लोग, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा विकल्प डी, जो संवेदी है यह संवेग का तत्व नहीं है। देखिए यहाँ पर व्याख्या भी आपको हम बताएंगे जिससे क्या है, आपका टॉपिक है अच्छे से क्लियर होगा। संवेदी संवेग का तत्व नहीं है, क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में दो प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला तो होता है शारीरिक स्तर पर और दूसरा होता है मानसिक स्तर पर। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो संवेदी है इसका संवेग की क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम कौन सा है? बताएं आप लोग, जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है इसका सही क्रम कौन सा है?
तो इसका सही क्रम होता है भाई, पहले नंबर ज्ञान आएगा, फिर अवबोध आएगा, फिर अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। यहाँ पर अर्थात हमारा विकल्प डी राइट आंसर होना चाहिए। इसकी यहाँ पर आप व्याख्या भी देख सकते हैं। ब्लूम ने वर्ष 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को पुनः क्रमशः 6 भागों में बांटा हुआ है। यहाँ पर आप 6 भाग देख सकते हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर आपको ऊपर बता दिए हैं विकल्प डी में, ठीक है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो देखिए जो अच्छा शिक्षण होता है वह स्वेच्छाचारी हो, ये विशेषता इसकी नहीं होती है, अर्थात विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। देखिए प्रत्याशा सिद्धांत तो ये दिया गया था भाई विक्टर ब्रूम के द्वारा। देखिए अभिप्रेरणा के संबंध में वर्ष 1964 में विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, और यदि आपको किसी क्वेश्चन की व्याख्या और अच्छे से पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज कर लें और आप व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान तो ये संबंधित किससे है, तो ये है भैया सूचना प्रक्रियाकरण से। विकल्प सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रोस आर्जुअस तथा मार्सवेल ने अपनी पुस्तक मॉडल्स ऑफ टीचिंग में शिक्षण प्रतिमानों को आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 भागों में बांटा हुआ है। फिर ये जो प्रतिमान है 4, इनको क्या है फिर से कई भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो जो सूचना प्रक्रियाकरण है इसमें को देखिए आप इन भागों में बांटा गया है, ठीक है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किसका हिस्सा है, तो सूचना प्रक्रियाकरण का है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। कौशलों के स्थानांतरण के लिए तो देखिए क्या उपयोगी होगा, तो इसमें महत्वपूर्ण होगा विकल्प ए, कौशल अंतरण एक गति होती है, ये भैया उद्देश्य नहीं होता है। इसकी आप व्याख्या भी देख लेते हैं। कौशल को किसी जटिल कार्य को आसानी से और दक्षता से करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसे कार चलाना, आशुलिपि में लिखना आदि कौशल के उदाहरण हैं, ठीक है। कौशल अधिगम गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों से होकर गुजरता है। एक चरण से दूसरे चरण में संक्रमण कौशल अंतरण कहलाता है। यह कौशल अंतरण उद्देश्य पूर्ण ना होकर स्वतः होता है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं जो कौशल अंतरण की प्रक्रिया है यह क्या है, यह उद्देश्य नहीं होता है बल्कि एक गति होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो देखिए सरल से कठिन की ओर ये सूत्र होता है, बिल्कुल। अनिश्चित से निश्चित की ओर सही है, दृश्य से आदर्श की ओर सही है, लेकिन निगमन से आगमन की ओर इस शिक्षण का सूत्र नहीं होता है। तो विकल्प डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो पसंद आए आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब आपको अवश्य कर लेना है। अगला है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र तो भैया इसका प्रथम पद क्या होता है, आप सभी को पता है। प्रथम पद होता है योजना बनाना। चलिए इसकी व्याख्या भी आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा। पहला पद क्या है, यहाँ पर आप देखिए प्रथम पद क्या है, पाठ योजना बनाना। फिर क्या है, शिक्षण, फिर प्रतिपुष्टि, फिर पुनः नियोजन, फिर पुनः शिक्षण, फिर पुनः प्रतिपुष्टि। अर्थात प्रथम पद क्या होता है इसमें, पाठ योजना बनाना, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र, इसको ध्यान से देख लीजिए इस चक्र को, यहां से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। अवबोध स्तर के शिक्षण में बताइए क्या शामिल होता है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा, अन्वेषण। देखिए बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था को निम्नलिखित सोपानों में विभाजित किया गया है, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण। तो हम कह सकते हैं अन्वेषण शामिल होता है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण की संभव होगा। बताएं आप लोग, शैक्षिक सुधारों में
प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब क्या हो, बताएं आप लोग। ये यहां पर पहले पढ़ लीजिए, फिर यहां पर ये ऑप्शन है, ठीक है। तो देखिए, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़ी, बिल्कुल सही है। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, ये भी सही है। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, तो यहां पर ए, बी और सी सब सही है। तो राइट आंसर यहां पर हमारा विकल्प डी के साथ चला जाएगा। चलिए अगला है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना के द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। तो आप सभी जानते हैं, यदि कोई छात्र को बुला रहा है तो वो क्या करेगा, जवाब देगा कुछ ना कुछ। मतलब क्या है, ध्वनि संवेदना के द्वारा वह अपनी अनुक्रिया वो प्रकट करेगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए, तो सर्वप्रथम वह हाँ में जवाब देगा, अर्थात वह अपनी अनुक्रिया ध्वनि संवेदना के माध्यम से प्रकट करेगा। चलिए अगला है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है। तो यहां पर आप व्याख्या देख लीजिए। देखिए, पियाजे के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, ये इन्होंने कहा है, ठीक है। तो संवेगात्मक आगामक अवस्था होती है, जन्म से 2 वर्ष तक होती है, और प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है, यह 2 से 7 वर्ष होती है। इसलिए यहां पर विकल्प सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। यहां पर आप सभी अवस्थाओं को देख सकते हैं, ठीक है। यहां से भैया क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पियाजे का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी या प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है, इसका अर्थ क्या होता है। इसका ये अर्थ होता है भैया कि कोई भी 2 विद्यार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं प्रत्येक बच्चा या प्रत्येक विद्यार्थी क्या है, स्वयं में विशिष्ट होता है ना। ओके, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। तो आपको पता है जो नोआम चॉम्स्की है, यह भाषा विकास संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने माना है कि प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतर्निहित एवं जन्मजात खाका होता है, जिसे सार्वभौम व्याकरण की संज्ञा दी गई है। अगला है, थायरनडायक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। तो आपको पता है थायरनडायक महोदय ने अपने शीर्षक को अधिगम के प्रयास एवं भूल शीर्षक से सिद्ध किया था। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस सिद्धांत को संबंधवाद या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार सीखने के लिए पुनर्वलन केंद्रीय तत्व है तथा अनुक्रिया का संतोषजनक परिणाम ही उद्दीपक अनुक्रिया बंधन को सुदृढ़ कर सकता है, ये इनका मानना है, ठीक है, थायरनडायक महोदय का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। गिरोह अवस्था तो ये है भैया 8 से 10 वर्ष, ठीक है। देखिए गिरोह अवस्था 8 से 10 वर्ष एवं विलंब विकास सामाजिकरण से संबंधित है, ठीक है। 8 से 10 वर्ष की आयु में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, जो किशोर अवस्था में चरम पर पहुंच जाता है। ओके, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। जैसे मैंने आपसे बताया था ना, वहां से भाई अवस्थाओं से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं किस अवस्थाएं की, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर राइट आंसर हमारा देखिए विकल्प सी के साथ जाएगा, ठीक है। तृतीय अवस्था कौन सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन प्रारंभ कर देता है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यह वस्तुओं में अंतर व तुलना भी कर सकता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में
कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, अधिगम की इच्छा, बिल्कुल, प्रेरणा, रुचि, ये सभी क्या है? मनोवैज्ञानिक कारक होंगे, लेकिन विषय वस्तु का स्वरूप ये मनोवैज्ञानिक कारक नहीं होगा। ठीक है, ओके। चलिए भाई, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? बताएं इनमें से आप सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो भैया इसमें देखें हम, जो सहायतापरक व्यवहार है यह एक सामाजिक मूल्य है। विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप प्रमुख सामाजिक मूल्य देख सकते हैं, जैसे मैत्री भाव है, समाजवाद, भाईचारा, टीम भावना, कर्तव्य भावना, सहानुभूति, सहयोग, समाज सेवा, ये सभी क्या है भैया? सामाजिक मूल्य होते हैं। अगला है पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? पश्च अन्वेषण और साधन साक्ष्य विश्लेषण, तो इस किसके उदाहरण हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उदाहरण है स्वतः शोध की। देखिए, स्वतः शोध विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता है, बल्कि सिर्फ उन्हीं विकल्पों का चयन करके समस्या समाधान करने की कोशिश करता है जो उनके संगत प्रतीत होते हैं। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण, इसकी दो प्रमुख विधियां हैं, प्राविधियां हैं। किसकी? स्वतः शोध की ये दो प्राविधियां हैं। ओके, चलिए भाई, इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 26। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, ये किसने कहा था? तो भाई ये जो कथन है ये है गेट्स व अन्य का, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं विकल्प में नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा जो कथन है ये गेट्स व अन्य। ठीक है, मतलब गेट्स थे और इसके अलावा और भी मनोवैज्ञानिक थे। ओके, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा थायरनडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो अधिगम के प्राथमिक नियम कौन कौन से होते हैं थायरनडाइक के अनुसार? अभ्यास का नियम, प्रभाव का, तत्परता का। लेकिन जो विकल्प ए में दिया है स्थानांतरण का नियम, ये भाई प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं थायरनडाइक महोदय ने ये मुख्य नियम दिए हैं और ये क्या है? गौण नियम दिए हैं। तो जो विकल्प ए में दिया है वो मुख्य नियम नहीं है बल्कि गौण नियम है। ओके, चलिए अगला है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है जो यह बल देता है भाई व्यवहार के अनुकूलन पर। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक उद्दीपक जैसी अनुक्रिया करने लगता है, अर्थात उसकी अनुक्रियाएं या व्यवहार अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं यह व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। ओके, अगला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम होता है नैमित्तिक अनुबंधन होता है। इसमें क्या होता है? छात्र या अधिगमकर्ता की अनुक्रियाओं का पुनर्वलन के लिए अनुबंधन का एक निमित्त होने के कारण इस सिद्धांत को नैमित्तिक या यांत्रिक या साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी से संबोधित किया गया है। ठीक है, बाकी अब बताना आपको ऐसा अच्छा लगता है कि जब मैं अपनी भाषा में समझाता हूं वो अच्छा लगता है, आपको जैसा भी पसंद आएगा मैं आपको वैसा पढ़ाऊंगा। निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? बताएं आप लोग, अधिगम की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, बिल्कुल सही है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, सही है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, सही है। लेकिन विकल्प ए में कहा गया है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, तो ये कथन कैसा है? ये भाई गलत है, क्योंकि अधिगम दिखता थोड़ी है ना। तो विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये विशेषता नहीं है। तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है 30 में से, वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।